हेलो बच्चों, आज से हमारे एसएसआर विद्या के पास स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे और उसमें जो विशेष संख्याओं के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो उसी कड़ी में जो है आज इस क्लास में जो हम परमे संख्याओं और अपरमे संख्याओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको पढ़कर मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर बात की जाए, सबसे पहले शुरू कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले परमे संख्या किसकी, परमे संख्या आपने बहुत पढ़ा है कि परमे संख्या होती क्या है। तो आप जानते हो कि वे संख्याएं जिनको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें बोलते हैं परमेय संख्याएं। और जहां जहां ये P Q है, हमारे क्या है भैया, P Q है, जहां P Q क्या होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक तो आप जानते हो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होती है कि नहीं, बताओ। और जहां जो Q है, जो Q है वो भी क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर आप बात करें, जैसे मैंने संख्या लिखी 3/5, क्या लिखी, 3/5। तो यहाँ पे जो हमारा है, ऊपर वाली संख्या P होगी, नीचे वाली संख्या Q होगी, क्योंकि P बट्टे Q के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पे P जो है कितना है भैया, 3 है, और Q कितना है भैया, 5 है। तो यहाँ पे 3 और 5 जो हमारे पूर्णांक है कि नहीं है। आप बोलोगे सर 3 5 तो पूर्णांक है, 3 5 क्या है भैया, पूर्णांक है कि नहीं है। और यहाँ पे Q भी जीरो नहीं है। Q कितना है भैया, 5 है। क्या ये जीरो है? नहीं है ना। तो ये जो संख्या है हमारी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी, आप समझो कि नहीं समझे। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं -6/7, ठीक है, माइनस के 6/7। आप देखो यहाँ पे P कितना है, 6, Q कितना है भैया, 7। यानी कि 6 माइनस के और 7 भी तो भैया पूर्णांक ही है। ये माइनस की संख्याएं भी तो पूर्णांक ही होती हैं, होती है कि नहीं होती है। आप बोलोगे सर हाँ होते हैं। और यहाँ पे Q कितना है भैया, 7 है, ना कि जीरो। Q भी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये क्या संख्या भैया, परमेय संख्या है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, देखो यहाँ से अगर मैं आपके सामने लिख दूं 8/0, 8/0, तो यहाँ पे देखे हुआ आपको कि 8 जो है P है, यहाँ पे Q कितना है, जीरो। यानी कि 8 जीरो होते तो पूर्णांक है, 8 और 0 होते तो पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे जो हो गया Q क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे Q हो गया जीरो, इसलिए ये जो संख्या है हमारी, क्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अब बोलो सर हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो इसमें लिखा -5/, ठीक है, 11। तो देखो ये -5 है, ये P है और ये Q है। तो -5 और -11 क्या है हमारे, बताओ, पूर्णांक है। क्या है भैया, पूर्णांक है कि नहीं है? आप बोलो सर हाँ है। और यहाँ पे जो Q है भैया वो कितना है, -11 है। Q जीरो नहीं है। अब Q जीरो ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ये परमेय संख्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी? आप बोलोगे सर हाँ कहलाएगी। अगर आपके सामने मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखूं, जैसे 0/5, ठीक है, 0/5। यहाँ पे जीरो क्या है भैया, P है, और 5 क्या है, Q है, ठीक है। और यहाँ पे 0 5 है भैया, वो पूर्णांक है कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ पूर्णांक तो है, ये क्या पूर्णांक तो है। लेकिन यहाँ पे जो Q है वो कितना है भैया, 5 है, ठीक है। क्या Q जीरो है? देखो P बेशक जीरो हो सके लेकिन Q जीरो ना हो सके, ठीक है, ध्यान रखना। P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। Q जीरो नहीं होना चाहिए, P बेशक जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे Q जीरो हो गया, ये परमेय नहीं कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे Q जीरो नहीं है लेकिन P जीरो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये संख्या हमारी परमेय कहलाएगी। P और Q पूर्णांक तो है ही, और Q भी जीरो नहीं है। सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन, समझे कि नहीं समझे? इसलिए 0/5 लिखा है तो ये क्या संख्या है, परमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ सर हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। चल देखो आगे, इतनी बात क्लियर है तो मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो मैं आपके सामने और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए, तो मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, क्या 3 जो है एक परमेय संख्या है? क्या 3 जो है एक परमेय संख्या है? तो ये क्या P बट्टे Q के रूप में लिखी हुई है? आप बोलोगे सर ये तो P बट्टे Q के रूप में ही नहीं लिखी हुई है, पहले इस कंडीशन फेल होगी। लेकिन एक चीज और समझो, देखो अगर किसी भी संख्या को हम एक से भाग दे दें, बट्टे का क्या मतलब होता है, भाग देना, है ना। अगर किसी भी संख्या को हम एक से भाग दें तो उस संख्या पर कोई फर्क पड़ता है भला? नहीं पड़ता ना, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें आप बट्टे में एक लगा दोगे, फिर भी रहनी तो ये भैया 3 ही है, रहनी तो फिर भी ये 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे P हो गया कितना, 3, और Q कितना हो गया भैया, 1।
यानी कि 3 और 1 क्या है हमारे पूर्णांक है, 3 और 1 क्या है हमारे पूर्णांक है। और जो क्यू है भैया कितना है, 1 है। क्यू जो है हमारा कितना है भैया, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे? आप बोलो सर हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात कही है जीरो की, तो जीरो कैसी संख्या है, जीरो परमेय है कि नहीं है? अगर जीरो की बात करिए तो जीरो के नीचे आप कोई भी संख्या लिख दो, कोई भी, आना आंसर जीरो ही है। जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दो, आना तो जीरो ही है। आप जीरो के नीचे 2 लिखो, जीरो के नीचे 3 लिखो, जीरो के नीचे 5 लिखो, भैया आना क्या है, आना क्या है, जीरो ही है, ठीक है। अब जीरो ये क्या है भैया, पी, ये क्या है क्यू, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू। यहाँ पे पी क्यू ये पूर्णांक की तो, और क्यू नीचे क्या जीरो है, क्यू जीरो नहीं है, पी बेशक जीरो हो जाए। इसका मतलब जीरो कैसी संख्या है, परमेय संख्या, क्यू जीरो नहीं हो रहा है। और जीरो को मैंने पिवोट्रिक क्यू के रूप में लिख दिया है। आप जीरो के नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हो तो पिवोट्रिक क्यू के रूप में आ जाएगी, क्योंकि इसमें भाग दो जीरो ही आना है। समझे कि नहीं समझे? तो ये होती है हमारी क्या, परमेय संख्या। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको परमेय संख्याओं के बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आप बोलो सर हाँ समझ आ रहा है। तो इसके बाद की अब जो संख्या है, जैसे एक चीज और समझिए, जैसे माइनस की संख्या 3 या माइनस की संख्या 5, तो इनके नीचे भी आप 1 लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो भाई, दोनों पूर्णांक हैं। माइनस के 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक है, आप क्यू भी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये भी संख्या क्या होंगी, हमारी परमेय संख्या होंगी। तो आपको परमेय संख्या में इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर हमें इतनी बात क्लियर है। अगर आपको परमेय संख्या में इतनी बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं इससे थोड़ा आगे, ठीक है। तो देखिए अब जो हम देखने वाले हैं, देखने वाले भिन्न, ठीक है। जो आपने बचपन में खूब सवाल किए हैं भिन्नों के बारे में, भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा, बहुत सारी चीजें आपने की हैं, ठीक है। तो उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो भिन्न होते क्या है, भिन्न होते क्या है तो समझिएगा, तो जिन्हें ऐसी संख्या जिन्हें आप पीवोट्रिक क्यू के रूप में लिख सको, ऐसी संख्या है जिन्हें आप पीवोट्रिक क्यू के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। और जहां जहां पी क्यू जो है हमारे क्या होने चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और जो है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा अपरमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या देखी हमने। अभी क्या देखी हमने, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या में क्या था, परमेय संख्या में ये था कि पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पी क्यू का है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है भैया, जीरो से लेकर अनंत संख्या होती है, यानी कि इनमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती, यानी जिनमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। जैसे अगर मैंने लिखा आपके सामने 3/7, तो यहाँ पे ये कितना क्या है, पी, ये क्या है क्यू, यानी कि पी और क्यू, यानी कि 3 7 क्या है भाई बताओ, हमारे पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये तो आते हैं भैया, यानी कि ये तो पूर्ण संख्याओं में आते ही आते हैं। लेकिन ये जो है पूर्णांक भी आते हैं, ये पूर्णांक भी तो है भैया, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं कि नहीं होती हैं? और यहाँ पे क्यू भी जीरो नहीं है, क्यू कितना है 7 है, क्यू भी जीरो नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि पी क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और तीनों साथ पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। इसलिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है भैया, इसको हम भिन्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। क्यों, ये पूर्ण संख्या है, भिन्न भी बोलेंगे, तथा इसको परमेय संख्या भी बोलेंगे, ध्यान रखना। तो जो भिन्न है 3/7 ये लिखा हुआ है, ये पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, इसलिए इसको भिन्न भी बोलेंगे तथा परमेय संख्या भी बोलेंगे। अगर मैं लिख दूं आपके सामने एक एग्जांपल, -6/7, तो यहाँ पे ये p है और ये q है। अब p 6 q 7, तो आप देखोगे 6 7 कौन सी संख्या है भैया, 6 जो है हमारी पूर्ण संख्या है ही नहीं, कि पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या आती ही नहीं है, और 7 है, लेकिन दोनों पी क्यू क्या होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोनों तो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि पूर्णांक तो हो रहे हैं, पूर्णांक तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जब ये पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पिवट क्यू के रूप में लिखे हैं, और यहाँ पे पी क्यू का है पूर्णांक है। तो ये क्या है भैया, ये हमारी परमेय संख्या है, क्या है, ये परमेय संख्या है, लेकिन भिन्न नहीं है। ये हमारी परमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न में पी क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन -6 तो पूर्ण है ही नहीं, ये तो पूर्णांक है। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आ रहा है। अगर इतनी बात आपको समझ आ रही है तो एक और चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये जो है हमारी भिन्न है, क्या है, भिन्न है।
और इसको आप परमेय संख्या ही बोल रहे हो, लेकिन ये हमारी भिन्न नहीं है तो इसको परमेय संख्या बोल रहे हो। यानी कि एक चीज ध्यान रखना नोट में कि सभी भिन्न जो सभी भिन्न है वे परमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती भैया। आप कोई भी भिन्न लिख दो वो परमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन कोई भी परमेय संख्या भिन्न नहीं कहला सकती जब तक उसमें पूर्ण संख्याएं ना हो। जैसे ये है तो परमेय संख्या, लेकिन आप इसको भिन्न नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू पूर्णांक इसलिए इसको भिन्न बोल रहे हैं। यानी कि सभी भिन्नों को हम परमेय लिख सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याओं को हम भिन्न नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको समझनी है। तो भिन्न और परमेय संख्याओं में अंतर समझ आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आया। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अब हम चलते हैं इससे आगे और देखेंगे भिन्नों के प्रकार। तो देखिए अब जो देखने वाले भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो मेनली जो हम भिन्न के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़ने वाले हैं। आपने छोटी कक्षा में और भी प्रकार पढ़े होंगे 6-7 कि समान भिन्न, इकाई भिन्न, वो क्या है भिन्नों की तुलना है, यानी कि 2-3 भिन्नों की तुलना है। लेकिन यहाँ पे हम एक भिन्न की बात करेंगे, ये भिन्न क्या कहलाएगा। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार मेनली 3 पढ़ने वाले हैं। तो अगर तीनों की बात करें तो नंबर एक है उचित भिन्न, और नंबर 2 जो है हमारा अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न। तो नंबर 2 आ गया हमारा अनुचित भिन्न, और नंबर 3 जो आएगा हमारा मिश्रित भिन्न। क्या आएगा भैया? मिश्रित भिन्न। समझे कि नहीं समझे? तो ये आ गया। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मेनली ये 3 ही प्रकार हमारे होते हैं भिन्न के। ठीक है, अगर बात की जाए उचित भिन्न होता क्या है, तो ऐसे भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो भैया? छोटा हो किससे? हर से, यानी कि हर बड़ा होगा इनमें। ठीक है, जैसे मैं एक भिन्न लिखा मैंने कि 4/9। तो आप देखो अंश कितना है भैया? 4 है, हर कितना है? 9 है। ऊपर की संख्या जो होती है भैया वो क्या होती है? अंश होती है, और नीचे की संख्या जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर की संख्या जो अंश है भैया वो कितनी है? 4 है, हर कितनी है? 9 है। तो आप देखो 4 जो है क्या है भैया? छोटी है किससे? 9 से, यानी कि अंश छोटा हो गया हर से। तो ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 11/13 यहाँ पे भी देखो तो अंश क्या है? छोटा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये जो भिन्न है उचित भिन्न है। लेकिन अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न की अगर बात की जाए तो इनमें अंश बड़ा होता है हर से। अंश बड़ा होगा भैया किससे? हर से। जैसे मैं लिखा 11/8। अब देखो यहाँ पे 11 बड़ा है ना 8 से, तो अंश बड़ा हो गया किससे? हर से। तो ये भिन्न जो हमारी क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? अनुचित भिन्न कहलाएगी। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे 15/6 अंश बड़ा है हर से, तो ये भी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अब मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है लाला। मिश्रित भिन्न जो है अनुचित भिन्नों का बेटा है। मिश्रित भिन्न जो है अनुचित भिन्नों का बेटा है, यानी कि मिश्रित भिन्नों का पापा कौन है? अनुचित भिन्न है। कैसे समझिएगा, ये जो मेरी भिन्न लिखी है 11/8, तो 11/8 में जब आप भाग दोगे, 8 से 11 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसको लिखो 1। ठीक है, एक बार भाग गया, कितना शेष बचा? तो शेष देखो ये जो उसको आया जितनी बार भाग जाएगा उसको तो लिखेंगे साइड में, और जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे ऊपर। यानी कि शेष कितना बच रहा है? ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग देते उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको बोलेंगे 1 सही 3/8। यानी कि ये जो भिन्न हमारी क्या है? मिश्रित भिन्न है। ऐसे इसको आप बदल सकते हो मिश्रित भिन्न में। इसको जब आप बदलोगे 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, और जो शेष बचा उसको लिखो ऊपर, और नीचे जिससे भाग दिया उसको तो बोलेंगे 2 सही 3/6। तो ये दो भिन्न कैसी है भैया? मिश्रित भिन्न है। समझे कि नहीं समझे? तो ये किससे निकल रही है? अनुचित भिन्न से निकल रही है। तो मिश्रित भिन्न का पापा कौन है? अनुचित भिन्न है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो मिश्रित भिन्न होती है ये एक पूर्ण संख्या और एक अनुचित भिन्न से नहीं उचित भिन्न है। देखो
ये जो देखो, एक तो पूर्ण संख्या है इनमें, एक दो क्या है पूर्ण संख्या, एक तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर है, एक और दो, ठीक है, प्लस और किससे मिलके बन रही है ये 3/8 क्या है, इसमें अंश छोटा है 3/8 में, तो अंश छोटा कब होता है उचित भिन्न में, तो ये जो है पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो जो है मिश्रित भिन्न जो है पूर्ण संख्या और उचित भिन्नों से मिलकर बनी होती हैं, समझे कि नहीं समझे। तो मेनली ये हमारे भिन्न के प्रकार हैं तीन, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलोगे सर हाँ मैं समझ आ रहा है। तो अब आप एक चीज बता दूं आपको, आप बोलोगे हाँ बता दो, तो ये भी तो भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो अभी हमने देखा कि सभी भिन्न जो होते हैं वो क्या होते हैं परमेय संख्या होते हैं, यानी कि ये भी पिवट टेक के रूप में लिखे हुए हैं, ये भी पिवट टेक के रूप में लिखे, और इनको तो आप लिख ही सकते हो ना, क्योंकि 8 एकम 8 फिर ऊपर जोड़ देते हैं 8 से 24, सॉरी 8 एकम 8 8, देखो इसमें तो करते हैं गुणा, जो गुणनफल आता है उसको ऊपरली संख्या में जोड़ देते हैं, जैसे 8 एकम 8 फिर 8 को 3 में जोड़ दो, 8 3 11/8 आ जाएगा, ऐसे 6 दूनी 12 और 12 3 15, 15 कितना हो गया 6, यानी कि इसको भी आप पिवट टेक के रूप में लिख सकते हो ना। तो जब इन सभी संख्याओं को पिवट टेक के रूप में लिखा जा सकता है तो ये सभी भिन्न क्या कहलाएंगे भैया परमेय संख्या कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, आप बोलोगे सर हाँ कहलाएंगे। तो ये सभी भिन्न है, जो भिन्नों के सभी प्रकार हैं, यानी कि सिंपल सी बात है सभी भिन्न जो होते हैं हमारे क्या होते हैं परमेय संख्या होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आ रही है। अगर इतनी बात समझ आई है कि भिन्न के प्रकार होते क्या है कितने प्रकार है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो फिर देखिए मैंने आपको जो है कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, किसके बारे में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है भैया एक से लेकर कहाँ तक होती है भैया अनंत तक होती है कि नहीं होती, आप बोलोगे सर हाँ एक से लेकर अनंत तक होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या, क्या बताया था पूर्ण संख्या। अब ये जो पूर्ण संख्या भैया हमारी जीरो से लेकर कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर अनंत तक होती है कि नहीं होती है, आप बोले सर हाँ होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बताया था मैंने पूर्णांक संख्या, क्या बताया था पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है भैया, तो पूर्ण संख्याओं यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं में जब आप ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लो तो वे जो संख्याएं हमारी क्या कहलाती है भैया, वे संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, तो ये जो प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर मैं इन सभी के नीचे एक 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 लगाता चलूं, अगर मैं इन सभी के नीचे अगर मैं एक 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 लगाता चलूं तो क्या ये पिवट टेक के रूप में नहीं आ जाएंगी, आप बोलोगे सर हाँ आ जाएंगी। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप बोलोगे हाँ आ रही हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या पिवट टेक के रूप में आ गई, तो ये क्या परमेय संख्या नहीं बन गई क्या, क्योंकि क्यू जीरो भी नहीं है और ये पूर्णांक भी है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या तो होती है, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए ये भी हमारे किस रूप में आ गई पिवट टेक के रूप में आ गई, तो इनको हम परमेय संख्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, आप बोलो सर हाँ बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन इनके नीचे एक के अलावा कुछ और मत लगा देना, जैसे एक के अलावा आप दो लगा दो फिर 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, फिर ये प्राकृतिक संख्या रहेगी नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो एक ही लगाना, फिर वरना ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहेंगी, ठीक है, उनको बदलना भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो अब बात करें पूर्ण संख्याओं की, अगर आप इनके नीचे भी अगर एक लगा दो तो ये भी तो हमारी पूर्ण संख्या ही रहेंगी, पिवट टेक के रूप में आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। लेकिन एक चीज हम ना, जीरो के नीचे तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जीरो के नीचे आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इनके नीचे आप एक के अलावा कुछ और मत लगा देना, वरना पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि जीरो में तो किसी से भी भाग दे लो जीरो रहेगा, लेकिन इनमें भाग दोगे किसी भी से भी तो भागफल अलग अलग आएगा ना। तो ये भी पिवट टेक के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप बोलो हाँ। ऐसे ही आप इन सभी के नीचे भी एक लगा दो, ऐसे ही आप इन सभी के नीचे अगर एक लगा दोगे तो ये भी तो पिवट टेक के रूप में आएगी, और ये तो है ही पूर्णांक, और सभी पूर्ण संख्या ही पूर्णांक होती हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को आप पिवट टेक के रूप में लिख सकते हैं ना। तो प्राकृतिक को भी पिवट टेक के रूप में लिख सकते हैं, पीक्यू को भी पूर्णांक पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या को भी लिख सकते हैं। यानी कि ये पता चला कि ये जो तीनों संख्या है भैया, ये जो तीनों संख्या है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, कई संख्या है भैया परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे आप बोलो सर हाँ मैं समझ आ रहा है। तो ये सभी संख्या कैसी होती हैं परिमेय संख्या होती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे सर हाँ मैं इतनी सी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम अब चलेंगे किसकी तरफ, अपरिमेय संख्याओं की तरफ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए
अब जो देखने वाले वो देखने वाले अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय संख्या क्या होती है तो समझिएगा। तो परमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p q पूर्णांक हो जहाँ q जीरो ना हो, तो ये तो होती है परमेय। लेकिन अपरमेय क्या होती है, तो अपरमेय भैया इसका उल्टा है, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में न लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। ठीक है, तो जिन संख्याओं को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे तो अपरमेय संख्या जो होती है भैया, जैसे हमारी अंडूर 2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे अंडूर 3 कैसी संख्या है हमारी, अपरमेय संख्या है। तो ये अंडूर 3 भैया, अंडूर 5, अंडूर 7, ठीक है, अंडूर 11, तो ये जो संख्याएं कैसी है हमारी, अपरमेय संख्याएं हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे पाई है, जो पाई को भी हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है, आप बोलोगे सर पाई तो 22/7 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, पाई जो है अपरमेय है, पाई जो है अपरमेय है, लेकिन ये जो इसका जो मान है 22/7, ये तो p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं परमेय। इसको क्या बोलते हैं भैया, परमेय बोलते हैं। ठीक है, पाई को तो परमेय बोलेंगे, लेकिन पाई के मान को हम परमेय बोले। ठीक है, ध्यान रखना, समझे कि नहीं समझे। तो पाई कैसी अपरमेय है, लेकिन 22/7 तो परमेय होगा, समझे समझे, p बटे q का रूप में लिखा हुआ है। तो सिंपल सा नोट करके ध्यान रख लेना कि रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्या हो, तुमने अभाज्य संख्या पढ़ा था, जो खुद से कटे और एक से कटे। अगर अभाज्य संख्या है तो वो जो संख्या है क्या कहलाएंगी भैया, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। ध्यान रखना, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगर ऐसे लिख दूं मैं, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, तो 4 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऊपर से देखो 4 जो है, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल लेना, 2 का वर्गमूल तो आप ले नहीं सकते, 3 का वर्गमूल आप ले नहीं सकते, 5 का भी नहीं ले सकते, 7 का भी नहीं ले सकते, 11 का भी नहीं, आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो अंडरूट 4 का तो ले सकते हो, रूट 4 तो ले सकते हो। ये कितना होता है, 2 होता है, ये कितना होता है, 2। अब इसके नीचे 1 लगा दोगे तो ये p बटे q के रूप में आ गई, यानी कि ये कैसी संख्या बन गई भैया, परमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई। आप बोलोगे सर हाँ, ये परमेय संख्या बन गई, यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि अंडरूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या कि अंडरूट के अंदर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी ना किसी का वर्ग हो संख्या, तो वो क्या होगी भैया, परमेय होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का तो वर्गमूल हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। अगर अंडरूट के अंदर एक अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, अगर अंडरूट के अंदर एक अपूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो भी क्या होगी भैया, समझना ध्यान से। अगर अंडरूट के अंदर एक अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो भी क्या होगी पता है, वो हमारी अपरमेय होगी। क्या होगी, अपरमेय होगी। क्या होगी, अपरमेय होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों भैया, अंडरूट के अंदर अगर आप 8 ले लो तो 8 किसी का वर्ग है नहीं ना, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना, अगर एक कंडीशन हो जाए, जैसे अंडरूट 8 है, अगर ये हो जाए कि 8 और यहाँ पे लग जाए 3, यानी कि क्यूब रूट हो जाए, यानी कि इसका क्यूब रूट लो, क्यूब रूट लो, तब ये क्या हमारी क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। 8 जो है किसका क्यूब होता है, किसका होता है, 2 का, तो इसको आप परमेय बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडरूट के अंदर एक अपूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, तो अपरमेय होगी। लेकिन अगर अंडरूट ना हो, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट है, तो भी वो परमेय हो जाएगी, अंदर अगर क्यूब संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। अब एक और चीज समझो, तो जो अपरमेय संख्या होती है हम उनको दर्शाते हैं क्या, इससे। तो इससे पहले आपको समझना होगा, जो परमेय संख्या होती है ना, परमेय संख्या, उनको तो हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल क्यू से। किससे दर्शाते हैं परमेय संख्याओं को, कैपिटल क्यू से। लेकिन अपरमेय संख्याओं को हम दर्शाते हैं क्यू डैश, ऊपर एक डैश लगा देते हैं, एक ऐसे लगा देते हैं चिन्ह सा, इसे बोलते हैं डैश। तो अपरमेय संख्या को क्यू डैश से दर्शाते हैं, लेकिन परमेय संख्या को हम क्यू से दर्शाते हैं। तो आई थिंक आपको अपरमेय संख्या समझ आया होगा कि जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अपरमेय संख्या
बोलते हैं। तो इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे सर हाँ हमें इतनी बात समझ आ रही है। अगर इतनी बात समझ आई है तो अब हम चलते हैं इससे आगे थोड़ा और भी देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या, दशमलव। ठीक है, अगर दशमलव की बात करें तो आपने बचपन में खूब पढ़ा हुआ, दशमलव को क्या बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट भी, यानी कि सिंपल सी अगर ये बिंदी को क्या बोलते हैं, दशमलव बोला जाता है। जैसे अगर कोई संख्या लिखी है जैसे 3 5, अगर इसके बीच में अगर एक बिंदी लगा दें तो इसको क्या बोलेंगे, हम दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3.5। क्या बोलेंगे, 3.5। तो आपने बचपन में खूब पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है। यानी कि दशमलव से पहले की संख्या, यानी कि इधर की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं पूर्ण भाग। क्या बोलते हैं, पूर्ण भाग। और दशमलव के बाद का जो हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं दशमलव भाग, दशमलव का हिस्सा। ठीक है, दशमलव भाग। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या जो आती है उसको दशमलव भाग बोलते हैं, इधर की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये दशमलव आप बचपन में खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दशमलव के प्रकार। तो दशमलव के प्रकार भी आपने बचपन में पढ़े हैं, लेकिन उनको हम फिर भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दशमलव के मेनली दो प्रकार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव। और एक होता है अशांत दशमलव। क्या होता है भैया, अशांत दशमलव। तो हमारे यही दो प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अगर शांत दशमलव की बात करें, अगर शांत दशमलव की बात करें, जैसे अगर मैं आपके सामने एक भिन्न लिखता हूं, जैसे मैं आपके सामने एक भिन्न लिखता हूं 7/5। अगर आप 7 में 5 से भाग दोगे, तो 7 में जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, और कितना शेष बचा, 2। अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाता है तो एक पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, और यही पॉइंट क्या है, दशमलव है। ठीक है, तो अब 5 का कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, अब बचा शेष 0। तो इसका जो मान आया भैया 1.4 आया। तो आप देखोगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, 4 ही आ रही है। क्या 4 के बाद और कोई संख्या आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो पॉइंट के बाद ये जो संख्या है सिर्फ 4 पर ही क्या हो गई है, समेट कर रह गई है, यानी कि शांत हो गई है। इसका मतलब 4 से आगे जा ही नहीं रही है। तो ये जो दशमलव है, तो यही दशमलव मेरा शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 8.369। ठीक है, तो ये कहाँ तक गई है, तो आप बोलोगे सर ये तो 9 पर, 3 6 9 तक खत्म हो गई पॉइंट के बाद। अब 9 के आगे कुछ लिखा है, नहीं लिख रहा ना। तो ये जो दशमलव है कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पॉइंट के बाद अगर संख्याएं निश्चित संख्या में हों, जिन्हें आप गिन सको, तो वो क्या होता है भैया, शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव होता है कि नहीं होता है? ठीक है, लेकिन अब बात करें अशांत दशमलव की। क्या, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे अगर मैंने बात करूं, मैंने लिखा 10/3। क्या लिखा, 10/3। अब आप 10 में भाग दोगे जब 3 से, 10 में भाग दोगे 3 से, तो कितनी बार गया, 3 बार, यानी कि 9 आ गया, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अब फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आ गया, 9 आ गया, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 बार गया, 9 आ गया, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाया, फिर 3 बार गया, 1 आ गया। ठीक है, 9 आ गया, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 बार गया। ठीक है, और 1 बचा शेष। फिर ऐसे ही है भाई, शेष बचता ही जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि पॉइंट के बाद भाई शेष बचता ही जा रहा है, बचता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि 3.3 आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद जो है 3 जो है अनंत तक जा रहा है। 3 जो है कहाँ तक जा रहा है भैया, डॉट डॉट का मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि अनंत तक जा रहा है। आप बोलोगे हाँ सर अनंत तक जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, यानी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है पॉइंट के बाद। तो ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब अशांत दशमलव के भी प्रकार होते हैं। देखो, अशांत दशमलव के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे, तो इसके हमारे दो प्रकार हैं। इसके हमारे कितने प्रकार हैं भैया, दो प्रकार हैं। अशांत, नंबर 1 है अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। एक है अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या है भैया, अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती, अनावर्ती
दशमलव, ठीक है। तो आवर्ती, ठीक है। तो इसके मेनली दो प्रकार है, अशांत दशमलव के, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक है अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। तो इसके ये दो प्रकार है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा अभी आता हूं मैं। तो देखिए जो हम देख रहे थे क्या, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। तो अशांत आवर्ती दशमलव की बात की जाए तो समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अशांत आवर्ती दशमलव के भी हमारे भैया कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक शुद्ध, नंबर एक शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। और नंबर दो होता है मिश्रित, मिश्रित अशांत या अशुद्ध भी बोल सकते हो, अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये हमारे इसके दो प्रकार और होते हैं, यानी कि दशमलव के जो दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। लेकिन अशांत के दो प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती के भी दो प्रकार होते हैं, शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। कैसे समझेगा, तो शुद्ध अशांत में अगर बात की जाए, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था 10/3, जब आप इसको इसमें भाग दे रहे तो 3.3333333 चलता जा रहा था, अनंत तक जा रहा था कि नहीं जा रहा था। तो आप बोलोगे सर हाँ सही बात है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, तो पॉइंट के बाद जो पहली संख्या आई है 3, पॉइंट के बाद जो पहली संख्या आई है ये वाली 3, क्या वही रिपीट होना शुरू हो गई है? आप बोलोगे सर हाँ, जो पॉइंट के बाद जो पहली संख्या आ रही है वही रिपीट हो रही है, बार बार वही आ रही है, वही आ रही है, वही आती जा रही है, वही आती जा रही है। तो वो दशमलव क्या कहलाएगा, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। क्योंकि भैया पॉइंट के बाद सेम संख्या ही रिपीट हो रही है, इसलिए शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 4.1313131313 अनंत तक जा रही है, ठीक है। जा रही है कि नहीं जा रही है? तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही संख्या रिपीट हो, तो जोड़े में भी रिपीट हो सकती है। जैसे पॉइंट के बाद 13 13 13 13 रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रही है, नहीं यहाँ पे 13 13 रिपीट हो रही है, जोड़े में भी संख्या रिपीट हो सकती है, क्या दो दो संख्या रिपीट हो सकती है, तीन तीन संख्या भी रिपीट हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो 4.1313 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, यानी कि 13 13 13 आ रहा है, आ रहा है। तो पॉइंट के बाद जो संख्या आई है 13, वही फिर से रिपीट होना शुरू हो गई है, 13 13 13 13 आ रही है कि नहीं आ रही है? जो पॉइंट के बाद जो पहले दो अंक हैं वही रिपीट होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 7.123 123 123। तो आप देखोगे तो पॉइंट के बाद 123 123 123 रिपीट हो रहा है, यानी कि जो पॉइंट के जो बाद जो तीन अंक हैं वही रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये कैसा है, शुद्ध अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, दोहराव, यानी कि दोहराव हो रहा है नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे सर हाँ समझ आ रहा है। लेकिन मिश्रित अशांत आवर्ती में क्या होगा वो समझिए, ठीक है। तो मिश्रित अशांत आवर्ती में क्या होगा, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 2.4 ठीक है, 6 6 6 6 6 6 6, ठीक है। तो पॉइंट के बाद तो 4 आ रही है, लेकिन 4 के बाद 6 6 रिपीट हो रही है। तो पॉइंट के तुरंत बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो ये जो दशमलव है कैसा कहलाएगा, यह ध्यान रखना, अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो कैसा दशमलव कहलाएगा, मिश्रित अशांत आवर्ती कहलाएगा। आवर्ती तो हो रही है, आवर्ती तो हो रही है, लेकिन पॉइंट के तुरंत बाद जैसे यहाँ पे हो रही है वैसे नहीं हो रही है ना, ना ही कोई जोड़ा बन रहा है कि 46 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा ना, ना ही कोई जोड़ा में रिपीट हो रहा है। तो ये जो दशमलव है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 5 ठीक है दशमलव 2 3, ठीक है 2 3 7 7 7 7 7 अनंत तक जा रही है, ठीक है। कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो आप देखो पॉइंट के तुरंत बाद 7 7 नहीं आ रही है, पॉइंट के तुरंत बाद 7 7 नहीं आ रही है, पहले 23 आया उसके बाद 7 7 आया, तो ये क्या हो गया, मिश्रित हो गई। तो इसको बोलेंगे मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप बोलोगे सर हाँ हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब बात करी जाए किसकी, अशांत अनावर्ती दशमलव की।
किसकी? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव की संख्याएं आती हैं वो रूट वाली आती है, जैसे √2 आती है, जैसे √3, ठीक है, √5, ठीक है, जैसे पाई। तो ये जो संख्या है भैया कैसी संख्याएं हैं? अशांत आवर्ती दशमलव आता है इनका आंसर। तो √2 का जो मान होता है क्या होता है पता है? √2 का मान जो होता है 1.414 कुछ अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। और इनमें पॉइंट के बाद कोई रिपीटेशन नहीं होता है, यानी कि कोई दोहराव नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा 5.680100001000100001। तो आप देखोगे क्या पॉइंट के बाद कोई दोहराव हो रहा है? नहीं हो रहा। 6 आया, 8 आया, 0 आया, फिर 1 0 डबल 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, इतने 0 आ गए, इतने 0 आ गए। भैया यहाँ पे तो कोई तुक ही नहीं बन रहा है ना, कोई तुक ही नहीं बन रहा है, किसी एक संख्या का रिपीट ही नहीं हो रहा है ना। कोई कुछ भी संख्या आ जा रही है, कि नहीं आ रही है। तो उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती यानी कि आवर्ती नहीं होती है, आवर्ती नहीं होती। जैसे यहाँ पे 3 3 की हो रही थी, है ना, 13 13 की, 123 की, यहाँ पे देखो 6 6 की हो रही थी, 7 7 की, लेकिन यहाँ पे तो कोई आवर्ती ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। तो इनमें जो आती है जैसे √2 का मान, √2 का मान क्या है? 1.414, और ये अनंत तक जाता है। और √3 का मान, ठीक है, तो ये होता है 1.732 के कुछ ऐसे होता है। और ये भी कहाँ तक जाता है भैया? अनंत तक जाता है। ठीक है, तो √5 का कोई जरूरी नहीं है। और पाई का जो मान होता है वो होता है 3.141, ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो ये भी जो पॉइंट के बाद कोई रिपीट ही नहीं होती इनमें संख्याएं, पॉइंट के बाद इनमें रिपीट ही नहीं होती हैं, तो रिपीट नहीं हो रही, तो आवर्ती नहीं हो रही, तो हो जाएंगी अशांत आवर्ती दशमलव। और ये रुकने का भी नाम नहीं लेती, इसलिए होगी अशांत। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे सर हाँ समझ आ रहा है। अब एक चीज समझिए, अब एक चीज आपको समझनी है। तो ये शांत दशमलव है, इनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। इनको जो है आप P/Q देखो, ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। अब ये P/Q के रूप में लिख सकते हो, तो जो शांत दशमलव है इसको आप क्या बोल सकते हो? परमेय संख्या बोल सकते हो भैया। क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो अशांत आवर्ती दशमलव है ना, तो वो भी तो देखो 10/3, यानी कि ये भी तो P/Q के रूप में लिखी हुई है, लेकिन इसका मान बेशक अशांत आवर्ती में आ रहा है, लेकिन P/Q के रूप में तो है ना ये। तो इनको भी आप जो अशांत आवर्ती वाली संख्या होती है ना, आवर्ती वाली, उनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि ये भी हमारी क्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो परमेय संख्याओं में 7 दशमलव भी आते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव भी आते हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव में क्या होता है? पॉइंट के बाद कोई रिपीटेशन नहीं होता है, और इनको आप P/Q के रूप में भी नहीं ले सकते। यानी कि √2 √3 तो कैसी संख्या भैया? अपरमेय है। अभी अपने देखा पाई भी कैसी एक अपरमेय संख्या है कि नहीं है? तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं, तो ये क्या होते हैं भैया? अपरमेय होते हैं, अपरमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होती है? अपरमेय। तो दशमलव में दशांश दशमलव परमेय संख्या होती है, और अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती दशमलव परमेय संख्या होते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती परमेय नहीं, अपरमेय होते हैं। तो ये भी आप विभाजन ध्यान रखना। तो मैंने आपको इतना डिटेल में बताया कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती क्या है। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा जितना डिटेल मैंने आपको बताया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या को हमने इतना डिटेल में समझ लिया। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो मैं एक आपके सामने परमेय संख्या एक चार्ट बना देता हूं, जिससे आपको एक विजुलाइज हो जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने जो परमेय संख्याओं का एक चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो यानी कि परमेय संख्याओं कौन कौन सी संख्या आती है उसका मैंने आपके सामने चार्ट बना दिया है। तो परमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, उचित भिन्न भी आता है, अनुचित भिन्न भी आता है, मिश्रित भिन्न भी आता है, कि तीनों भिन्न आते हैं कि नहीं आते हैं। और अभी हमने देखा कि शांत दशमलव भी आते हैं परमेय संख्या में, और अशांत आवर्ती दशमलव भी किसमें आते हैं? परमेय संख्याओं में आते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा परमेय संख्याओं का चार्ट। तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्या भैया? परमेय संख्या, हम इनको बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं को हमने इतना डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अब हम चलते हैं जो हमें जिस पर पहुंचना था, वास्तविक संख्याओं पर। तो चलिए बिना देरी के उनको भी फिर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जो देखने वाले हैं हम क्या देखने हैं? वास्तविक संख्या देखने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या हमने कुछ भी नहीं है भैया, जो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।
और अभी तक हमने जो जितनी भी संख्या पढ़ी है वो संख्या कौन सी पढ़ी है, परमेय और अपरमेय पढ़ी है। परमेय संख्याओं के अंदर तो सारी प्राकृतिक पूर्ण संख्या ये सब आ गई थी ना, और अपरमेय संख्या पढ़ी थी बस। तो वास्तविक संख्या जो है भैया ये परमेय और अपरमेय संख्याओं का ही मिश्रण होता है। यानी कि एक आप ले लो, क्या एक मान लो कटोरी ली आपने, एक कटोरी ली, अब इस कटोरी में आप परमेय संख्या जो होती है परमेय संख्याओं को डाल दो, ठीक है, और अपरमेय संख्या होती है अपरमेय संख्याएं, ठीक है, और उनको भी डाल दो। अब ये जो मिश्रण बनेगा यही जो मिश्रण है क्या कहलाएगा भैया, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। तो वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, क्या कहलाया जाता है, क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि इन दोनों के मेल से ही हमारी वास्तविक संख्या बनती हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इनको संख्या रेखा पर, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को ही जो हम वास्तविक इस पर संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो हम हमारे सिलेबस में अपरमेय संख्याओं को दर्शाना भी है, उसको भी हम सीखेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वास्तविक संख्या समझ आया कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको देखो अब डिटेल में इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा। तो मैंने बोला भैया कि जो वास्तविक संख्या होती है इनमें कौन कौन सी आती है, परमेय संख्या आती है, यानी कि ठीक है परमेय संख्या आती है और अपरमेय संख्या आती है कि नहीं आती, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और अभी हमने देखा परमेय संख्याओं को, तो परमेय संख्याओं में अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने क्या देखा भैया कि हमने देखा कि पूर्णांक संख्याएं भी जो है क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या आती है कि नहीं आती, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं और सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है भैया, क्या होती है बताओ, पूर्ण संख्या होती है। यानी कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या आती है, और ये दोनों पूर्णांक के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, समझे कि नहीं समझे। और ये पूर्णांक जो परमेय में आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कि ये सभी परमेय में आते हैं। आप बोलोगे सर हाँ आते हैं, हमने पढ़ा था ना कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है कि नहीं होती है, पढ़ा था ना। आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा था। तो इसके बाद हमने जो देखा था, हमने देखा था भिन्नों को, क्या देखा था, भिन्न। तो भिन्न जो देखे थे हमने तीनों भिन्न देखे थे, नंबर एक उचित भिन्न, नंबर एक उचित भिन्न, नंबर दो अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और नंबर तीन मिश्रित भिन्न। तो ये तीनों भिन्न भी क्या होते हैं भैया, परमेय संख्या होते हैं। और इसके बाद हमने जो देखा था दशमलव, क्या देखा था, दशमलव भी देखा था। अब दशमलव में सिर्फ दो ही प्रकार आते हैं, नंबर एक जो आता है शांत दशमलव, क्या आता है, शांत दशमलव, और नंबर दो जो आता है हमारा अशांत तो आता है, लेकिन कौन सा, अशांत आवर्ती दशमलव आता है, आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं मिलके हमारी परमेय संख्या बनती हैं, और परमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्याओं में आती है, आती है कि नहीं आती, आप बोलो सर हाँ समझ आ रहा है। अब बात करी जाए अपरमेय संख्याओं की, तो अपरमेय संख्या तो आपको पता ही है, जैसे अंडूर 2, अंडूर 3, अंडूर 5, तो एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरमेय संख्याएं हैं। यानी कि आप सिंपल सी बात बोल सकते हो, ठीक है, कि जो इसके अंदर अशांत अनावर्ती अनावर्ती संख्या आती है, अशांत अनावर्ती दशमलव आते हैं। कौन से दशमलव आते हैं, अशांत अनावर्ती आते हैं, लेकिन इसमें आवर्ती आते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो हो गया हमारा पूरा वास्तविक संख्या है, तो इन्हीं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है हमारी वास्तविक संख्या है। तो जो हमें संख्याओं के बारे में जानना था वो हमने कंप्लीट संख्याओं के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, और कल की क्लास में जो परमेय संख्याओं की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, परमेय संख्याओं की तुलना करेंगे, ठीक है, जिससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एक नंबर का, या ट्रू फॉल्स में या सत्य सत्य में आता है, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके बताओ कैसी लगी, ठीक है, और लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।